अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो व्यूअर्स ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें। ऐसा करने से हमारे लिए एक मोटिवेशन है और ये हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम की वजह है। बच्चों, ये बिजनेस टैक्सेशन की प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग इनकम टैक्स और सेल टैक्स को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जिसको हम टैक्सेशन मैनेजमेंट वन टैक्सेशन टू के तौर पर भी जानते हैं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड करते हो या आपको कुछ किसी टॉपिक के ऊपर नोट चाहिए हो वो फ्री ऑफ कास्ट में, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से सर्व कर सकें। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा इस प्ले लिस्ट का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं मैं थोड़ा सा उसको भी रिकॉल कर देता हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सैलरी। फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम सैलरी को डिस्कस करना, और उसमें से परकोजिट, अकोमोडेशन, कन्वेंस और मेडिकल चार्जेस, इन 3 पॉइंट्स को आज के दिन में हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं इससे पहले हमारा क्या कुछ डिस्कस हुआ था या हमारी इससे पहले क्या डिस्कशन हुई थी। मेरे बच्चों, हमने इससे पहले कलेक्टिवली तौर पर डिस्कस ये किया था कि न्यूमेरिकल का पोर्शन, इनकम टैक्स का जो न्यूमेरिकल है, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी टॉपिक है। इसका फॉर्मेट जब हम बनाते हैं, सॉल्व करने लगते हैं, तो नेम ऑफ टैक्स पेयर लिखते हैं। टैक्स पेयर वो होता है जिसकी सालाना आमदनी 6 लाख से ज़्यादा हो। हम टैक्स ईयर 2024 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा जब सेशन शुरू हुआ था तो रीसेंट कंप्लीटेड टैक्स ईयर 30 जून 2024 था। रेजिडेंशियल स्टेटस हम हर दफ़ा रेजिडेंट लिखेंगे, इसके बारे में हमने एक डिटेल लेक्चर डिस्कस किया था। और एक थ्योरी का लेक्चर भी है, उस लेक्चर का लिंक मैंने इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप वहाँ से रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर एक थ्योरी का लेक्चर है, वो आप ज़रूर देखिएगा। आपको उस लेक्चर के मुतलका नोट्स रिक्वायर्ड हों फ्री ऑफ कास्ट में, तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा, वो नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको लिंक नहीं मिल रहा उस लेक्चर का तो भी आप वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन करें। लेकिन वहाँ पे मेंशन करने से पहले आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी और सिटी ज़रूर मेंशन किया करें। हम आपका नंबर सेव भी कर लेते हैं। बाज़ औक़ात कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम इंडिविजुअल किसी को नहीं शेयर कर देते, तो आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से उसको देख सकते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है। अदर देन हमें आपका नाम या इस तरह पूछने का कोई मतलब के हक भी नहीं है, तो दिलचस्पी भी नहीं रखते। लेकिन आपको अच्छे तरीके से सर्व करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा बच्चों, हमने ये वाले जो टॉपिक मुख्तसर से मैंने बयान किए हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। इस दौरान हमने एक लेक्चर स्पेंड किया था, बल्कि जो पहला था, अगर आपने वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर देखें। उसमें हमने जितनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंट एग्जाम्शन के बारे में, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में। और अगर आपको ये फ्री ऑफ कास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट रिक्वायर्ड हो तो भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट वो प्रोवाइड करूँगा। अच्छा, हम बात कर चुके प्रीवियस टॉपिक्स की, हम आते हैं एग्जैक्टली आज के टॉपिक के। देखो बच्चों, जब आप नेम ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स ईयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स पेबल, ये 5 चीज़ें न्यूमेरिकल में लिख चुके होंगे, तो फिर जो डेटा आपके पास मौजूद होगा, क्वेश्चन पेपर में मौजूद होगा, उसमें से चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इस तरह के फॉर्मेट को बना के, जिसकी राइट साइड पे 2 कॉलम होंगे, एक एग्जेम्प्ट का और एक टैक्सेबल का कॉलम है, वहां पे प्लेस करना है। अब बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ लर्नर ऑफ टैक्स, हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि सैलरी से क्या मुराद है और सैलरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और उनको क्या हम इस एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखेंगे या टैक्सेबल कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में आएंगी, कौन से राइट साइड के टैक्स वाले कॉलम में आएंगे। ये बेसिकली अभी हमारी लर्निंग शुरू होने लगी है। अच्छा मेरे बच्चों, हम पहले तो बात करते हैं सैलरी की। अगर हमारे पहला माइंड आता है ना सैलरी का, तो सैलरी से हम क्या मुराद लेते हैं। वैसे तो जो बच्चे टर्म सिस्टम के हैं या सेमेस्टर सिस्टम के हैं या टैक्सेशन मैनेजमेंट वन थर्ड सेमेस्टर में पंजाब यूनिवर्सिटी का पढ़ रहे हैं, तो वहां पे एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मेंट बाय सैलरी
सैलरी से क्या मुराद है, व्हाट आर इट्स फीचर एंड स्कोप। ठीक है, इसके फीचर और स्कोप के बारे में बयान करें। इसके ऊपर एक अलग लेक्चर मौजूद है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर जरूर देखें। लेकिन जो बच्चे जरा एनुअल सिस्टम के हैं उनके लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सैलरी के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देख लें, सैलरी से मुराद एम्प्लॉयर से मिलने वाली तमाम चीजें होती हैं, सिर्फ कैश नहीं होता। ठीक है, आप उससे कुछ भी ले रहे हैं एम्प्लॉयर से अपनी खिदमात के बदले में, आपने जो उसको खिदमात अपनी सर्विसेज दी, उसके बदले में आप जो मुआवजा कैश या कैश के अलावा कोई भी फैसिलिटी आप ले रहे हैं, तो वो पार्ट ऑफ सैलरी है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द वर्ड सैलरी हैज बीन यूज इन अ ब्रॉडर सेंस इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एज कंपेयर्ड टू its use in our daily conversation. The following group of receipts are included in term salary। ये वाली जो हम वसूलियां अपने एम्प्लॉयर से करते हैं, ये सैलरी का हिस्सा आते हैं। सबसे पहले तो एनुटी। ठीक है, कोई चीज जो हमें किस्तों में मिले। पेंशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की जॉब छोड़ चुके हों, ठीक है, वो हमारी रिटायरमेंट एज के बाद हमें लमसम पैसे दे, इकट्ठे दे, हर महीने दे। ग्रेजुटी, ये इकट्ठे पैसे मिलते हैं। तो एम्प्लॉयर से मिलने वाली कोई भी किस्तों में फैसिलिटी या पेंशन या फिर ग्रेजुटी, ये भी सैलरी का हिस्सा है। कोई फी मिले, ठीक है, और कोई काम करने के बदले में मिले हमें, कोई कमीशन मिले, कोई अलाउंस मिले, कोई परकुजिट्स मिले, कोई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ या इन एडिशन टू सैलरीज एंड वेजेस मिले, मीन्स कि वो कह देते हैं आपका प्रॉफिट में 10% हिस्सा है। या कोई इंप्लाई शेयर स्कीम हो जाए, ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये सारा कुछ सैलरी का हिस्सा है। अब बात ये आती है कि सर ये परकुजिट सैलरीज, ये सारा कुछ हो गया, हमें समझ लग गई। हमें अब ये बताएं कि सैलरीज में कौन कौन से पॉइंट फेमस आते हैं और हमें उनका ट्रीटमेंट कैसे समझना है। ये आज का की पॉइंट है। ये आप ऐसे समझ लें कि आज का लेक्चर यहां से शुरू होने लगा। असल में बेसिकली हमने सैलरी में से जो परकुजिट्स होते हैं तीन, उनको आज समझना है। अकोमोडेशन को, कन्वेंस को, मेडिकल चार्जेस को, और हॉस्पिटल चार्जेस को। अच्छा बच्चों, आप मैं आपके साथ एक बल्कि फॉर्मेट शेयर कर देता हूं। मैंने पूरे न्यूमेरिकल के लिए ना एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया हुआ है। उसमें से हम चीजें जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ना वो 5-6 पेज हैं। तो उसमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे पास आएंगी, वो फॉर्मेट क्या होगा, वो फॉर्मेट आप ना मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके साथ उसकी जरा पीछे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप जब उसको वसूल कर लें तो देख लें, तो आपको जरा आइडिया हो जाएगा। जैसा कि ये है, ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है। पूरे न्यूमेरिकल में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, प्रॉपर्टी में कौन सा आएगा, बिजनेस में कौन सा आएगा, उसका क्या ट्रीटमेंट है, टोटल इनकम में से क्या आएगा, उसके बाद के कौन से स्टेप्स हैं, रेट क्या होगा, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ मेंशन है इसमें। ये आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपने जरूर ले लेना है। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने की पॉइंट की तरफ। क्या कि इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उनका हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट, अमूमन हर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी जरूर आएगा। ठीक है, वो हम अगर एनुअली डेटा है तो ठीक है, अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करके यूज करेंगे। और ये हर दफा फुली टैक्सेबल होगा। जी बिल्कुल, ये फुली टैक्सेबल होगा। अच्छा बच्चों, हमारे जो लर्निंग वाले पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अकोमोडेशन अगर हमारे पास आ जाए तो हमने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। बच्चों, अकोमोडेशन से मुराद ये है कि हमारा एम्प्लॉयर हमें रहने के लिए घर प्रोवाइड कर देता है। वो कहता है भाई आप मेरे बिहाफ पे ये जो सर्वेंट क्वार्टर है या अच्छे अकोमोडेशंस हैं, आप उसमें रहना शुरू कर दें। बच्चों, अकोमोडेशन में दो मेन ट्रीटमेंट आते हैं। या तो आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल रही होती है, या फिर अलाउंस मिल रहा होता है। अगर अकोमोडेशन अलाउंस आए या हाउस रेंट अलाउंस आए, तो बेटा जी इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ये फुली टैक्सेबल होगा। अगर आपको अकोमोडेशन अलाउंस ना मिले, अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल रही हो, वो क्वेश्चन में बताएगा कि भाई इसमें इसको अकोमोडेशन फैसिलिटी मिल रही है या अकोमोडेशन अलाउंस मिल रहा है। अगर बेटा जी फैसिलिटी मिल रही हो,
तो आपने क्या करना है कि उसमें से कंपैरिजन करना है। किसका? दो पॉइंट्स का कंपैरिजन करना है। अगर ये अकोमोडेशन फैसिलिटी हो, चाहे फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड हो, तो दो चीजों का कंपैरिजन। एक, अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इफ दिस फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड, ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि अगर ये फैसिलिटी नहीं देते तो हम इसको इतना अलाउंस देंगे। और दूसरा, आपने क्या करना है, 45% या फिर 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल। ये मैं कैपिटल वर्ड 3 कर रहा हूं, इसको आइंदा से मैं MTS बोल दूंगा। ये मिनिमम टाइम स्केल क्या होता है? हर बंदा जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उसका एक पे स्केल सेट होता है। उस पे स्केल में जो उसकी कम से कम तनख्वाह होती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम टाइम स्केल। हम मिनिमम टाइम स्केल का 45% या फिर जो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन मेंशन की जाती है उसको कंपेयर करते हैं। इन दोनों में से ये जो ए और बी पॉइंट है, इनमें से जो हायर वैल्यू होती है ना, वो टैक्सेबल होती है। सो अगर मुख्तसर सी बात आप याद रखना चाहें, अकोमोडेशन अलाउंस आए तो ये फुली टैक्सेबल। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना है, अकोमोडेशन अलाउंस जितनी भी अमाउंट है। अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी आए तो बेटा जी आपने कंपैरिजन करके दो चीजों का, इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। अभी के दिन में, अभी के इस लेक्चर में से प्राइमरी तौर पर आपने याद ये रखना है अभी कि अकोमोडेशन अलाउंस आए तो फुली टैक्सेबल, और अकोमोडेशन फैसिलिटी आए तो कंपैरिजन के बाद टैक्सेबल। अभी कंपैरिजन के लिए क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द आपके साथ एग्जाम की स्टेटमेंट भी डिस्कस करूं और फिर हम उसके मुताबिक उसका टेक्स्ट ट्रीटमेंट भी करें इंशाल्लाह। इस प्लेलिस्ट के 6 या 7 लेक्चर में जाके मैं आपको एक पूरा पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी करवाऊंगा। उससे जरा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ये जो मैंने चीजें यहाँ पे लर्न की हैं इसकी समझ आ गई। अब बेटा जी आते हैं अपने पास आज के दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, कन्वेंस के मालिक की तरफ से। हम जिसके पास जॉब कर रहे हैं वो हमें रहाइश के साथ साथ सफरी सहूलियात के बदले में भी कुछ ओबलाइज करता है। और उसमें भी बेटा जी यही चीज आपने मद्देनजर रखनी है, क्या आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है या फैसिलिटी। अगर तो आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा तो बेटा जी आपने क्या करना है, इसको हमेशा फुली टैक्सेबल याद रखना है। हाँ, आपने इसको मुकम्मल टैक्सेबल करना है। जिस तरह मैंने आपको ये अकोमोडेशन का कहा था, इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में आपने प्लेस करना है। आपने इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कोई कंपैरिजन नहीं करना। हाँ अलबत्ता आपको कन्वेंस फैसिलिटी दी जाए, मीन्स कि आपको गाड़ी दे दी जाए, तो फिर आपने देखना है कि गाड़ी जो है वो किस पर्पज के लिए यूज की जा रही है। जो कन्वेंस फैसिलिटी हमें ग्रांट की जाती है, जो गाड़ी हमें ग्रांट की जाती है, वो 3 मुख्तलिफ लेवल पे ग्रांट की जाती है। अच्छा, ये अगर कन्वेंस फैसिलिटी आ जाए आपके पास, अगर वो फैसिलिटी दी जाए फॉर पर्सनल या फिर प्राइवेट यूज, तो आपने क्या करना है, उस गाड़ी की FMV, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल, ऑफ मोटर, ऑफ जो कार या जो कोई भी प्रोवाइड की जाए, उसका 10% लेना है और उसको टैक्सेबल कर देना है। अगर ये वाली गाड़ी पर्सनल प्राइवेट के साथ साथ बिजनेस ऑफिशियल यूज में भी है तो फिर आपने इसका 5% टैक्सेबल करना है। अगर कन्वेंस अलाउंस हो तो अकोमोडेशन अलाउंस की तरह फुली टैक्सेबल, डायरेक्ट राइट साइड में। लेकिन अगर हमें गाड़ी की वैल्यू मेंशन कर दे, फिर हमें देखना है कि आप जाती इस्तेमाल में है या जाती और कारोबार दोनों है। अगर जाती है तो 10% ज्यादा फायदा, और अगर जाती और बिजनेस दोनों है कम फायदा तो 5% फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल। तीसरा, हमें फैसिलिटी दी जाती है कि सारा वो बिजनेस में यूज किया गया है। तो अगर बिजनेस में यूज हो ना बेटा, तो फिर आपने उसको टैक्सेबल नहीं करना, फिर तो आपको सहूलत ही नहीं मिली। सहूलत वो है जो आप पर्सनल यूज में भी लेके जा सके। अच्छा जी बच्चे, कन्वेंस के बाद हमारे पास आता है मेडिकल अलाउंस, ठीक है, या हम इसको हॉस्पिटल चार्जेस भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो मेडिकल अलाउंस है, ये हमारे पास जब भी क्वेश्चन में आएगा ये एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जी, ये आप कुछ इस तरह से याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस आएगा
तो मेडिकल अलाउंस आपके पास एग्जेम्प्ट होगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा, एग्जेम्प्ट से मुराद क्या ले रहे हैं सर? देखो बच्चे, हमारे पास ये इस तरह से स्केच बना हुआ होगा, मीन्स के हमने फॉर्मेट बनाया होगा ये वाला, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होंगे, इसी तरह हमारे पास उसने लिख दिया होगा कि आपको मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है जी मेडिकल अलाउंस सैलरी के हेड में, और इसकी अमाउंट को इनर कॉलम में लिख देना है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास है जी 1 लाख। इससे पहले आपके पास, इस एग्जाम्पल को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता देता हूँ जी, ये सपोज कर देता हूँ कि हमारे पास बेसिक सैलरी, सपोज उसने क्वेश्चन में मेंशन की है कि वो है जी हमारे पास 12 लाख। तो मेडिकल अलाउंस जब भी आएगा ना, ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होगा। आपने लिखना है मेडिकल अलाउंस, यहाँ पे लिख देना है जी लेस एग्जेम्प्ट, या सिंपल आप लिखते हैं एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो आपने क्या करना है, इस 12 लाख का 10% लेना है, और जो यहाँ से अमाउंट आए उसको माइनस कर देना है। जैसा कि अभी 1,20,000 आ रही है, अगर नेगेटिव वैल्यू बन जाए, जैसा कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है या लिमिट हाई है, तो आउटर कॉलम में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना। अब टैक्सेबल कब होना है? लेट्स सपोज कि यहाँ पे लिख दिया जाए 1,40,000, आप एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी करते हैं, तो फिर आपके पास अजाफी अमाउंट कितनी बची? 20,000। कि आपको लिमिट थी 1,20,000 की, लेकिन आपको मेडिकल अलाउंस ज्यादा दिया गया, तो उस सूरत में जो अजाफी अमाउंट है, अजाफी वैल्यू है, वो टैक्सेबल करनी है। अच्छा बच्चों, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों आए, मेडिकल अलाउंस भी आ जाए और मेडिकल फैसिलिटी भी बेटा जी आ जाए, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने मेडिकल अलाउंस को मुकम्मल टैक्सेबल करना है और मेडिकल फैसिलिटी को मुकम्मल एग्जेम्प्ट कर देना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा जी, अगर क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों आ जाएं, तो आपने क्या करना है कि मेडिकल अलाउंस को मुकम्मल टैक्सेबल कर देंगे और मेडिकल फैसिलिटी को मुकम्मल एग्जेम्प्ट कर देंगे। बच्चों, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं इससे मुतल्लिका, जैसा कि फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन है, या मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल बिल रीइंबर्स है अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमारे पास फुली एग्जेम्प्ट होंगे। अच्छा बच्चों, ये उस फॉर्मेट में जिसका मैंने आपको जिक्र किया ना, उसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। बहरहाल, आज का बेटा जी लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कुछ स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल एडिशनल अलाउंस है, और एक बड़ा फेमस पॉइंट है लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर का या लोन टू एम्प्लॉय का, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे उस लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और फर्दर शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।